तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया, हमने जाना कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है। आगे हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो प्रत्येक शिक्षा शास्त्री तथा विचारक ने अपने अपने दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दर्शन शास्त्री चाहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में समाज के उद्देश्यों को स्थान मिले। उसी प्रकार समाज शास्त्री चाहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में ऐसे विषयों को स्थान मिले जो समाज के लिए उपयोगी हो। मनोविज्ञान के उदय के साथ ही मनोवैज्ञानिक चाहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में बालक के रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता, उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, उनका IQ लेवल को ध्यान में रखा जाए। विज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने वाले चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में विज्ञान के विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिले। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षा शास्त्री तथा विचारक ने अपने अपने दर्शन के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्माण के बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ लाइफ पाठ्यक्रम निर्माण का यह सर्वप्रमुख सिद्धांत है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का सर्वप्रमुख सिद्धांत है। और यह पाठ्यक्रम में यह कहता है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, क्रियाओं तथा वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनको किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध हो, साथ ही साथ उनके भावी जीवन के लिए भी उपयोगी हो। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जिनका बालक के वर्तमान जीवन से तो संबंध हो ही, साथ ही साथ भावी जीवन से भी संबंध हो। क्योंकि यदि पाठ्यक्रम भावी जीवन से संबंधित नहीं होगा तो बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब महाविद्यालय का त्याग करके अपने जीवन की समस्याओं में, जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ता है और उसे असफलता हाथ लगती है तो बालक के अंदर निराशा आ जाती है, कुंठा आ जाती है। तो इस स्थिति से समाज को बचाने के लिए, बालक को बचाने के लिए पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए। हम देखते हैं कि परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं एवं मकतबों का महत्व आज बहुत कम हो गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनमें पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं वो कहीं न कहीं से हम देखते हैं कि आज के जीवन में उपयोगी नहीं है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो जीवन से संबंधित हो। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मिटी विथ द एम्स ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मिटी विथ द एम्स ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों पर निरंतर ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम समाज का, देश का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो समाज के आवश्यकता, समाज के उद्देश्यों के हिसाब से बनता है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों पर भी निरंतर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, क्रियाओं, वस्तुओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हो। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उन्हें किसी न किसी उत्पादन के कार्य में निपुण करना है, ताकि उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही पक्षों का विकास हो सके। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य
एक बार और सुन लीजिए। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, राजनैतिक एवं सामाजिक विकास तो है ही, साथ साथ बालक को किसी न किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण बनाना चाहिए, ताकि उसका बालक का व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही पक्षों का विकास हो सके। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें इन उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए, जैसे शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान, खेलकूद इत्यादि को सम्मिलित करना चाहिए। बालकों के चारित्रिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में नीति शिक्षा को स्थान देना चाहिए। उसी प्रकार अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुकूल विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत के ही लगभग समान है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में काम आ सके। यह प्रथम सिद्धांत के ही समान है, जिसका जीवन में उपयोग होता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश करना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में काम आ सके। इस विषय में नन का कहना है, नन एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनका कहना है कि मनुष्य अपने बालकों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें नहीं सिखाता है, बल्कि वह चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाए जो जीवन में उपयोगी हो। क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, यह समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पाठ्यक्रम जो है वो समाज की आवश्यकता, समाज के उद्देश्य के हिसाब से तय होती है। और शिक्षा के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो वैदिक काल का पाठ्यक्रम अलग था, मध्य काल का पाठ्यक्रम अलग था। तो सब समय विशेष के हिसाब से पाठ्यक्रम जो है वो बदलते रहता है। समय विशेष के हिसाब से कोई पाठ्यक्रम उपयोगी होता है, कोई पाठ्यक्रम अनुपयोगी होता है। जैसे हमारा देश जो है वो लोकतंत्रीय देश है, यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली है। तो लोकतंत्रीय देश में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए तथा वह सामाजिक व्यवहार में भी निपुण होना चाहिए। क्योंकि चूँकि हमारे देश में राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा यदि सामाजिक व्यवहार में निपुण नहीं भी है तो वो राजा बन जाता है, परंतु लोकतंत्री देश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसे सामाजिक व्यवहार में भी निपुण होना चाहिए। अतः इसके लिए पाठ्यक्रम में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा सामाजिक विज्ञान संबंधी क्रियाओं को स्थान देना चाहिए। उपयोगिता की दृष्टि से ही विषयों का क्रम का निर्धारण पाठ्यक्रम में करना चाहिए, अर्थात जो सर्वाधिक उपयोगी विषय हैं उनको प्रथम स्थान पे रखना चाहिए। चौथा है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। 4 बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रारंभ में क्या होता था कि पाठ्यक्रम जो होता था वो शिक्षक केंद्रित होता था, परंतु रूसो जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए। मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है। अतः इनके अनुसार पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षा केंद्रित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं एवं उनकी मनोवृत्तियों, बुद्धि एवं आयु के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे साहित्यिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, कुछ बच्चे विज्ञान में रुचि लेते हैं, कुछ रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, कुछ हस्तकला में रुचि लेते हैं, कुछ गीत संगीत में रुचि लेते हैं।
इसके लिए पाठ्यक्रम का नियोजन विभिन्न वर्गों में किया जाना चाहिए, किंतु इन वर्गों में भी अनेक विषयों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि बालक को अपनी रुचि के अनुसार विषय एवं क्रियाओं को चुनने का अवसर प्राप्त हो सके। एक बार और सुनिएगा। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे यह समझा जाने लगा कि पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए। और रूसो जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने तो पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बाल केंद्रित करना, रूसो तो किसी बालकों के शिक्षा में किसी भी तरह के रोक टोक के विरोधी थे। उनका कहना था कि बालक प्राकृतिक वातावरण में खुद ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, अतः इनके अनुसार पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं एवं मनोवृत्तियों तथा बुद्धि उनकी आयु के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों के उनकी रुचि, रुझान एवं योग्यता के अनुकूल अलग अलग वर्गों में भी रखा जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो साहित्यिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, कुछ बच्चों को विज्ञान पढ़ने में रुचि आता है, कुछ बालकों को गीत संगीत में रुचि आता है, कुछ को हस्तकला में रुचि आता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण में ऐसे विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो बालक के रुचि, अभिरुचि, योग्यता, उनकी बुद्धि, उनकी आयु के अनुकूल हो। नेक्स्ट है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर्स। बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उचित दिशा निर्देश देना चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट करते हुए रेमंड कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होने चाहिए। तो रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत, जैसे हम सभी जानते हैं कि बालक में छुपी हुई प्रतिभा होती है, बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक विकास हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें आप गीली मिट्टी दे दीजिए और कहिए कि इसका छोटे छोटे बॉल बनाओ, इसका बॉल बनाओ, तो बच्चा छोटा है, शुरू में वो बड़ा बॉल नहीं बनाएगा, छोटे छोटे बॉल बनाएगा। आप देखेंगे गीली मिट्टी से वो तरह तरह के खिलौने बनाने लगते हैं। आप देखिए अभी मोबाइल का ज़माना है, बच्चों के हाथ में यदि मोबाइल चले जाता है तो देखिए वो एक से एक ऐप को खोल के रख देते हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बालक जो होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण उनके अंदर क्रिएटिव पावर और कंस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश करना चाहिए जिससे बालकों की क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव पावर को उचित दिशा निर्देश मिले, बालक अपनी रचनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। और एक शिक्षक को इसके लिए बालकों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए, और शिक्षक को इसमें एक दिशा निर्देश देना चाहिए, एक निर्देशक, एक गाइड की भूमिका में रहना चाहिए ताकि बालक अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। नेक्स्ट है खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज। खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज। हम देखते हैं कि बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि लेता है,
जितना वह खेल की क्रियाओं में रुचि लेता है उतना अधिक वह पढ़ाई की क्रियाओं में रुचि नहीं लेता है, उतना रुचि का प्रदर्शन वह पढ़ाई में नहीं करता है। इसका कारण यह है कि खेल की क्रिया में उसे आनंद की अनुभूति होती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं का बालक की खेल संबंधी क्रियाओं के साथ संबंध स्थापित किया जाए। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किंडरगार्टन स्कूलों में छोटे बच्चों को सीधे पुराने समय में पढ़ाई होती थी, बालक को सीधे लिखाया जाता था APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेव। लेकिन आज के आप किंडरगार्टन स्कूलों में जाइएगा तो देखिएगा बालकों को एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। जैसे कुछ खिलौना होता है जिसपे ABCD Z तक लिखा होता है, तो बालक को बोला जाता है कि चलिए आप कैट बनाइए, तो उसमें से एक वो सीख खोजता है, फिर उस खिलौने में से A को खोजता है, फिर T को खोजता है, फिर तीनों को जोड़ता है, फिर वो कैट बनाता है। उसी तरह आप एप्पल बनाने बोलते हैं तो वो A खोजता है, फिर P को खोजता है, फिर L खोजता है, E खोजता है। इस तरह से वो सीखता है, वर्ड को सीखता है। उसी तरह से किंडरगार्टन स्कूलों में देखिएगा कि वॉल पे एक तरफ फ्रूट बना हुआ है, एक तरफ वेजिटेबल बना हुआ है। बालकों को ड्राइंग के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से उन्हें राइम्स के माध्यम से ABCD याद कराया जाता है। गीत संगीत के माध्यम से उन्हें पठन पाठन का कार्य उनके पठन पाठन का कार्य गीत संगीत के माध्यम से किया जाता है। हम देखते हैं कि बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि लेता है, किंतु ज्ञान की क्रियाओं में उतना रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है कि खेल की क्रियाओं में उसे अधिक आनंद प्राप्त होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं में भी बालकों को खेल संबंधी क्रियाओं का आनंद प्राप्त हो सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान की क्रियाओं को खेल की क्रियाओं के समान ही समझा जाना चाहिए, बल्कि ज्ञान की क्रियाओं को रुचिकर बनाने के लिए खेल की क्रियाओं से उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास करना एवं लचीलेपन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मनोविज्ञान के विकास से पूर्व सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम को उपयुक्त समझा जाता था, परंतु मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है, मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, योग्यता, मनोवृत्ति एवं बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता एक पेपर 1 में एक चैप्टर है, आप लोग पढ़ते होंगे कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक की रुचि, अभिरुचि, क्षमताएं, योग्यताएं, मनोवृत्तियां एवं बुद्धि अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है और उनका अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक बालक का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। इसलिए सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम की अवधारणा उपयुक्त नहीं है, सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाना उपयुक्त नहीं है। अतः पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, न कि रिजिड, कठोर। पाठ्यक्रम को कठोर नहीं होना चाहिए बल्कि उसे लचीला होना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि पाठ्यक्रम लचीला होगा तभी ना उसे समाज की आवश्यकता के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अतः पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार देना चाहिए कि वो पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं सुधार कर सके। नेक्स्ट है संस्कृति व सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पाठ्यक्रम निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ऐसे विषयों, वस्तुओं
और क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए, जिससे बालक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से परिचित हो सके, बालक अपनी संस्कृति और सभ्यता का भी ज्ञान प्राप्त कर सके। शिक्षा का एक उद्देश्य संस्कृति का भी ज्ञान कराना है, सभ्यता का संरक्षण करना है। अतः पाठ्यक्रम को इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। बालकों को अपनी संस्कृति से परिचित कराना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक देश की, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, प्रत्येक समाज की अपनी विशेषता होती है, अपनी सभ्यता होती है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को, ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है अग्रदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रथम सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों का समावेश करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो, किंतु सफल जीवन यापन के लिए वर्तमान के साथ साथ भावी जीवन में भी सफल जीवन यापन के लिए वर्तमान के साथ साथ भावी जीवन में भी अनुकूलन की दृष्टि से पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालकों के जीवन में आने वाली समस्याओं और परिस्थितियों को समझने एवं उसका समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सके। एक बार और सुनिएगा, अग्रदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सिद्धांत में हम देखें कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जिनका जीवन से संबंध हो, किंतु सफल जीवन यापन के लिए सिर्फ वर्तमान से ही संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम का भावी जीवन से भी अनुकूलन होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, ऐसे क्रियाओं, ऐसे वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालकों के जीवन में आने वाली समस्याओं को समझ सके और उसका समाधान कर सके, ताकि बालक समाज से समायोजन स्थापित कर सके। नेक्स्ट है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत फ्रॉवेड कहते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होनी चाहिए। फ्रॉवेड का कहना है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ उन सभी अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक विभिन्न क्रियाओं से प्राप्त करता है, जैसे खेल के मैदान, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अपने साथियों के साथ अंतर संबंध में, छात्र शिक्षक अंतर संबंध में, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बालक जो भी शिक्षा प्राप्त करता है वो सभी बालक के पाठ्यक्रम में ही आते हैं। तो हमने क्या देखा, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होती है। अतः पाठ्यक्रम में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ उन सभी अनुभवों को भी स्थान दिया जाना चाहिए जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, जैसे खेल के मैदान, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अपने साथियों के साथ अंतर संबंध में, शिक्षक छात्र के